हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं एक ब्रांड न्यू रीडिंग अगेन ऑन एफएम थ्योरी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स पहले। नंबर 1 डिस्क्लेमर, सर अगर आपको ये वीडियो देखना है तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड चीज ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को देखें जहां से आपको ये मटेरियल डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मटेरियल डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें और उसके बाद में इस वीडियो के मजे लें। क्लियर है। अप्रोच ये रखें कि यार 10 नंबर की एफएम की थ्योरी को शिद्दत से करें। मैं मिनिमम टाइम लेता हूं थ्योरी कवर कराने में और बहुत एफर्ट दिया हूं कि आपको ये एक बढ़िया मटेरियल मिले। इंस्टीट्यूट की मैथ देखेंगे तो काफी हैपहैज़र्ड दिखेगी। ये मटेरियल कुछ बेटर है, कितना बेटर है वो आप जज करें, पर मैंने अपनी तरफ से काफी मेहनत झोंकी और वो मेहनत और वीडियोस में भी आ गई। आपको बस इतना मेहनत करना है कि वीडियो देखे एक बार 2 बार जितनी बार आपका मन करे और प्रैक्टिकल साथ में थ्योरी वगैरह भी पढ़ते रहें अपनी शीट से। क्लियर है। डिस्क्लेमर नंबर 2, वीडियो अच्छा लगने पे सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगने पे शेयर करना है, दोस्तों के साथ स्प्रेड करना है, पूरे इंडिया भर में इन वीडियोस को पहुंचाना है। यार सबको एडवांटेज मिलना चाहिए एफएम की थ्योरी का, जो कि ज्यादातर केसेस में बहुत ही ज्यादा नकारा हुआ चीज है, बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया हुआ चीज है। तो डेफिनेटली स्प्रेड कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी टिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। विद दैट बीइंग सेड, बहुत हो गया यूट्यूब का प्रमोशन, अब शुरू करते हैं काम की बात। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आखिर है क्या। बड़ा सिंपल है सर, ये तो अपने सब प्रैक्टिकल पढ़ते हुए भी सब पढ़े थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है सर, जितने भी कैपिटल आप एम्प्लॉय करते हो बिजनेस में, भले ही वो ओन्ड हो या फिर वो बोरोड हो, सभी में इनहेरेंट कुछ खर्चे होते हैं, किसी में बोल करके, किसी में छुपे छुपे, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट जो हम लोग पढ़े थे। तो खर्चे तो सर हर तरह के कंपोनेंट के होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पढ़ लेते हैं एक बार फर्स्ट लाइन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल। करेक्ट है। इसके अलावा जिनको थोड़ा बहुत रिलेशन ऐसे समझ में आता है, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने पढ़ा था केओ कैसे निकालते हैं या केसी कैसे निकालते हैं, जिसको हम वैक पढ़ते थे। करेक्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल बजटिंग पढ़ते वक्त हम लोग इसी वैक को डिस्काउंटिंग रेट की तरह यूज करने लग गए थे। या फिर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने जब फाउंडेशन में पढ़ा होगा या फिर मैं अपने ही कोर्स में पढ़ा होगा, तो वहां पे कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के लिए एक रेट यूज करते हैं, वो भी सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होता है। तो ये बात भी समझने की है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ इज द रेट एट विच योर कैपिटल प्रोवाइडर्स वांट रिटर्न्स फ्रॉम यू। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या है सर, ये वो रेट है जो आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्काउंट या फिर किसी कैश फ्लो को कंपाउंड करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके काफी सारे तरह के नाम है, जैसे कि कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा। क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस याद करना पड़ेगा, 3 तरह की सिग्निफिकेंस है सर। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की इवैल्यूएशन कर सकते हो, एनपीवी एनालिसिस कर सकते हो सर, बेसिकली बोलने का मतलब है। नंबर 2, परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसी प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी एनालिसिस कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ाऊंगा 2 मिनट। इसके अलावा आप एक ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी भी डिजाइन कर सकते हो। तो सर 3 चीजें याद रखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस में क्या है, 2 तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। नंबर 1, इवैल्यूएट करना प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। नंबर 2, कमेंट्री करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। नंबर 3, क्रेडिट पॉलिसी डिजाइन करना। सबसे पहले फर्स्ट वाला बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इवैल्यूएट करना है कि नहीं करना। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। किसी भी प्रोजेक्ट को करना होता है तो उससे रिलेटेड कैश फ्लोज की एनालिसिस करनी पड़ती है। क्या कैश इनफ्लोज है, क्या कैश आउटफ्लोज हैं, उन सब की पीवी कीजिए, एनपीवी निकाल लीजिए, नेट में पॉजिटिव आया तो कर डालिए। इन सभी चीजों को करने के लिए आपको जरूरत पड़ी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट प्लेस में इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। द एस्टिमेटेड बेनिफिट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। करेक्ट। और डिस्काउंटिंग के लिए क्या यूज होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहां पे बात इतना ही बोला है कि अगर प्रोजेक्ट पे जो आप कमा रहे हो, जिसको हम बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, घबराने की दरकार नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूं, यहां पे सिर्फ थ्योरी में बात कर रहा हूं। अगर किसी प्रोजेक्ट का IRR आपको पता है और आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है बिजनेस का, तो आप हाथों हाथ बता सकते हो कि वो प्रोजेक्ट अच्छा है कि खराब है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर IRR 20% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ 12% है तो प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर IRR 8% है प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट खराब है। तो अप्रेजल अगर करनी है, अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट, अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट की असेसमेंट करनी है तो फटाक से अगर बताना है तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हेल्प ले सकते हो। पढ़ लेते हैं एक बार। Cost of capital is used to appraise the performance of a particular project or business by comparing its performance against cost of capital। यहां पे ये जो परफॉर्मेंस की बात की है वो है IRR। क्लियर है सर? इसके अलावा डिजाइनिंग दी ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, ये आपने मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में पढ़ा होगा। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है, हम लोग निकालते हैं नेट बेनिफिट्स। उसके लिए क्या करते हैं सर? लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसमें से लेस करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए भी एक रेट दी हुई रहती थी। आपके अंदाजे से वो कौन सी रेट है सर? वो रेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो डिजाइनिंग एन ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड or is also can be done if we have the cost of capital. So तीन significances पढ़ी। Number 1 was evaluation of investment options, number 2 was performance appraisal, number 3 was designing an optimum credit policy. Clear? Question number 2, what are the features of debentures or bonds? अरे बहुत easy है, मैं तो ये पढ़ाऊंगा भी नहीं सर। फीचर्स में ये सब है। फेस वैल्यू, सर हर बॉन्ड के ऊपर फेस वैल्यू लिखी हुई रहती है। कूपन रेट भी लिखी हुई रहती है। जैसे 9% डिबेंचर तो वो 9% क्या है? कूपन रेट। फिर है मैच्योरिटी पीरियड। सर आजकल तो सभी रिडीमेबल ही होते हैं सारे डिबेंचर्स वगैरह, तो वो जो रिडीम कितने साल में होंगे उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? जो रिडेम्पशन के टाइम पे आपको मिलेगी। काफी सारे केसेस में अगर रिडेम्पशन पार जब होता है उस केसेस में आपका फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू क्या हो जाता है? सेम। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ टैक्स शील्ड, ये गजब की चीज है सर। अगर आप डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड इश्यू करते हो तो आप इस पे पेमेंट करते हो इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट पीजीबीपी के किस सेक्शन में, किसी ना किसी सेक्शन में एग्जेम्प्ट है, मतलब डिडक्टेबल है। तो ऐसे में आपको वो डिडक्शन मिल रहा है टैक्स पेमेंट का, सो दैट गिव्स यू अ टैक्स शील्ड। क्लियर है सर? ये है फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। आपको सारे फीचर्स थोड़े बहुत याद करने, पर एग्जाम के हिसाब से मुझे कम लगता है चांसेस का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क? सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो है जो कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है या फिर बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क है, आपके कंपनी का इनहेरेंट रिस्क है। इस तरह के रिस्क को आप चाहो तो एलिमिनेट भी कर सकते हो, चाहो तो कम भी कर सकते हो। सारी पॉसिबिलिटीज है। कैसे कम होगा सर? डाइवर्सिफिकेशन करके। जैसे कि क्या? आप क्यों एक ही कंपनी में पैसा लगाओगे? अलग अलग कंपनियों में लगाओ पैसा। ऐसा करने से अगर एक कंपनी डूब भी गई तो दूसरी संभालेगी ना, तो इसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इससे ज्यादा समझाना विल बी लाइक वेल अहेड ऑफ योर टाइम। सीए फाइनल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है जिसमें हम लोग इन सारी चीजों पे बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतना समझना है कि सर ये जो हम लोग बात करें अनसिस्टमैटिक रिस्क का, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। इसको रिड्यूस और एलिमिनेट किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, इसीलिए इस तरह के रिस्क का नाम पड़ गया डाइवर्सिफाइबल रिस्क। क्लियर है सर? सभी चीजें मेंशन्ड है। नेक्स्ट अप है सिस्टमैटिक रिस्क। सर सिस्टमैटिक रिस्क आती है बिकॉज ऑफ सम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या फिर मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये कंपनी की वजह से नहीं है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से है। दैट कुड बी इकोनॉमी और कुड बी द मार्केट प्लेस। ऐसी रिस्क को एलिमिनेट या रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका नाम पड़ गया नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। इसके एग्जांपल्स में क्या है सर? इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, जो कि आप देख पा रहे हो सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सर मार्जिनल वर्ड जहां पे भी आ जाए ना, वहां एक्स्ट्रा वाली बातें शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्सेप्ट क्या था सर? कि एक क्वांटिटी और बनाऊंगा तो कितने से खर्चा बढ़ जाएगा, वो था मार्जिनल कॉस्ट। वैसे ही सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि अगर आप एक भी रुपया मार्केट से फाइनेंस कराए, मार्केट से रेज किए, तो आपका कितना उस पर लगेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बात जो गौर करने की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो ये है कि सोर्स का यहां पे कोई मतलब नहीं बनता। आपने इक्विटी से पैसा रेज किया अगला, या फिर डेट से किया, या कहीं से भी किया, वो मतलब नहीं रखता।
हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी कैलकुलेशन कॉम्पोजिट सेंस में करते हैं। कॉम्पोजिट मतलब जिस तरह वेटेड एवरेज करते हैं ना सर, उसी तरह करते हैं। और यूजुअली प्रैक्टिकल बनाते वक्त तो हम ये एक अजम्पशन भी ले लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज का हम लोग का वेट्स दिया हुआ था वही हम फॉलो करेंगे। वैसे सिचुएशन में आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ जाता है सर, सेम। ये बात लिखी हुई है सेकेंड लाइन में, when a firm raises funds in the proportional manner and the components cost of capital remains unchanged, there is no difference between average cost of capital and the marginal cost of capital. और इसके अलावा एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हौले हौले बढ़ते रहता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। वो इसलिए क्योंकि आप जितना पैसा रेज करोगे मार्केट से आपका बिजनेस उतना ज्यादा रिस्की होते जाएगा, और जितना ज्यादा रिस्की होगा उसका कंपेंसेशन उतना ज्यादा मांगा जाएगा। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। क्लियर है सर? तो हमने काफी सारी बातें कर ली ऐसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सर यहाँ पे चलाया गया है, आंसर ढंग से नहीं दिया गया है, इंस्टीट्यूट के यहां से ही मैंने लिया है तोड़ मड़ोड़ करके, पर यहाँ पे जो मेन बातें बोली गई है वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। ये नहीं बोला कि कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो पहले तो मैं अपने नोट से डिविएट करके आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट बाद में बात करते हैं, अभी कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो उसमें आपको सबसे पहले समझाना है कि सर कैपिटल के कंपोनेंट्स होते हैं। कैपिटल दो तरह का होता है, ओन्ड और बोरोड। ओन्ड में भी 3 कैटेगरी है, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग्स। बोरोड में सभी तरह के डेट्स, इन सभी में खर्चे रहते हैं। जैसे कि डिबेंचर और प्रेफरेंस में एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं जो चला के मांग लेते हैं, वो लिखा हुआ रहता है अग्रीमेंट में। और इक्विटी और रिटेन अर्निंग में इंप्लाइड होता है, इम्प्लिसिट होता है, मांगते कुछ नहीं है पर अंदर ही अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो वो सारे कॉस्ट को मिला करके हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना बोलने के बाद में स्टार्ट विद एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है विच रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो विच रिक्वायर्स यू टू पे फॉर दैट कॉस्ट। क्लियर है सर? तो वहां पे कैसे होता है सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकलता कैसे है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकलता है जैसे बॉन्ड्स के केस में यील्ड से निकलता है। यील्ड क्या होती है सर? एक यील्ड अप्रोच पढ़ा होगा आपने, वो आईआरआर अप्रोच जैसा ही होता है। आप कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करने के लिए जिस रेट को यूज करोगे उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज आर इक्वल। इसके अलावा इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ये समझाया होगा आपके प्रैक्टिकल टीचर ने या फिर प्रैक्टिकल मेरे से ही पढ़ा तो मैंने समझाया होगा क्लास में। तो फिलहाल के लिए थ्योरी में इस चीज को और डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, एक बार बस रीड करवा देता हूं। The cost of capital can either be explicit or implicit. The explicit cost of any source of capital may be defined as the discount rate that equals the present value of cash inflows with the present value of incremental cash outflows. Implicit cost is the rate of return associated with the best investment opportunity. Clear sir? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी बात कर ली और ऊपर आईआरआर वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया। विद दैट बीइंग सेड हम लोग का हो गया ये चैप्टर नंबर 4 का थ्योरी लेक्चर खत्म। वीडियो अच्छा लगने पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब कुछ करें सर। ठीक है सर? सी यू देन, बाय।